हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। अतः रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एन ओल्ड मैन विद steel ringed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. There was a pontoon bridge across the river, and carts, trucks, and men, women, and children were crossing it. देखिए, the mule drawn carts staggered up the steel bank from the bridge, with soldiers helping to push against the spokes of the wheels. The trucks ground up and away, heading out of it all. The pigeons along in the ankle deep in dust, but the old man sat there without moving. देखिए, क्वेश्चन है, कहता कि वॉट वॉज द ओल्ड मैन वेयरिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स एंड वेरी डस्टी क्लोथ्स। नेक्स्ट है, मेंशन दोज विच क्रॉस्ड द ब्रिज बिसाइड्स ह्यूमन बींग्स। दूसरा होगा सी ऑप्शन, कार्ट्स एंड ट्रक्स। हु वर हेल्पिंग टू पुश द म्यूल ड्रॉन कार्ट्स। तीन का हो जाएगा बी ऑप्शन, सोल्जर्स। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द रोड वेयर द पिजेंट्स वर वॉकिंग। तो फोर का हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, यानी डस्टी एंड ड्राई। नेक्स्ट कहता है, व्हाट वाज द ओल्ड मैन डूइंग व्हाइल अदर्स वर क्रॉसिंग द ब्रिज। फाइव का सी, यानी सिटिंग बाय द साइड ऑफ द रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता फिल इन द ब्लैंक्स, द मनी वाज डिवाइडेड डॉट डॉट माई 4 सन्स। सिक्स का होगा बी ऑप्शन, यानी अमोंग। द मनी वाज डिवाइडेड अमोंग माई 4 सन्स। देखिए, जब दो से अधिक व्यक्तियों का बात हो तो वहाँ पे अमोंग का यूज किया जाता है, और जब दो व्यक्ति के बीच का बात हो तो वहाँ पे बिटवीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता दी सन राइज अर्ली इन दी। 7 का होगा बी, समर। ठीक है, दी सन राइज अर्ली इन दी समर। नेक्स्ट देखिए, कहता कि फ्रॉम अ मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग द सफिक्स हुड। तो 8 का हो जाएगा सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, तो चाइल्डहुड। ठीक है, 8 का हो जाएगा, तो दिए गए सफिक्स से बनने वाला शब्द होगा चाइल्डहुड। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो है गद्यांश है, कहता मानव जो है, मानव समाज की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए हर युग में अनेक विचारक होते रहे हैं, परंतु उनका क्षेत्र प्रायः आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक ही रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने मनुष्य जीवन के आंतरिक और बाह्य पक्ष के जो समन्वित विकास के साथ साथ साहित्य और संस्कृति को भी महत्व दिया है। गुरु गोविंद सिंह के रूप में हमें भक्ति, शक्ति और सरस्वती के जो पवित्र संगम का साक्षात्कार होता है। अब देखिए, यहाँ पे है कि अन्य विचारकों के क्या क्षेत्र रहे हैं। तो 9 का होगा बी, आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक। नेक्स्ट है कि मानव समाज में कौन सा समास है। 10 का हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास। मानव समाज में तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो इसमें पहला पद जो है दूसरे पद से संबंध बताता है। ठीक है, पहला पद मानव, दूसरे पद समाज से संबंध बताता है। ठीक है, तो मानव समाज, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष। अब देखिए, कहता कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। 11 का सी, एक प्रत्यय। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक में हर्ष, ई, अ प्रत्यय प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कहता कि उपयुक्त जो है, उपयुक्त अवतरण का उचित शीर्षक। 12 का यदि देखें तो सी ऑप्शन, क्या होगा, गुरु गोविंद सिंह जी की देन। ठीक है, तो देखिए, उपयुक्त अवतरण का जो है उपयुक्त शीर्षक है गुरु गोविंद सिंह जी की देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची। 13 का होगा बी, यानी वीणा वादिनी। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है वीणा वादिनी। वसुंधरा यानी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है प्रसून। फूल का पर्यायवाची 3 नंबर देखिए,
फिर यहाँ पे गद्यांश है, कहता है कि वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे जो शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और जो है विनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। कहता सब जो है अब जो है सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल द्वारा आक्रमण करने के लिए जो है शस्त्र के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में जो शस्त्रास्त्र बनने लगे। इस हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जो है जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी, क्योंकि ऐसे शस्त्रास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं। अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निःशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही है। फिर है कि शस्त्रास्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसी के कारण आज इससे उन्नत जो शस्त्रास्त्र बन गए हैं, जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसान दिखाई पड़ता है। तब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। देखिए कहता आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं, क्योंकि 14 का होगा बी ऑप्शन, यानी अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? 15 का ए, यानी जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से। नेक्स्ट है कहता कि बड़े बड़े देश आधुनिक जो है विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? तो 16 का होगा बी ऑप्शन, यानी पारस्परिक भय के कारण। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता कि भयंकर विनाशकारी आधुनिक जो है शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है? 17 का होगा बी ऑप्शन, यानी अमेरिका की विजय ने। फिर इस गद्यांश का मूल जो है तथ्य क्या है? तो 18 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, यानी निःशस्त्रीकरण और विश्व शांति। फिर है संक्षेपण का विलोम है विस्तारण। देखिए कौटिल्य का विलोम, तो 20 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, यानी साजर्व। कौटिल्य का विलोम क्या है? तो आजर्व है। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? तो आजर्व है। नेक्स्ट देखिए कहता सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफ़ी कर दी। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ? एक इसका बी ऑप्शन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफ़ी कर दी, इस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का जो है प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 22 से कहता है कि कौन सा व्यंजन अघोष है? तो 22 में होगा ए ऑप्शन, यानी ख। ठीक है, तो ख व्यंजन अघोष है। जिन वर्णों के उच्चारण में आपस में स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं होती वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण अघोष ध्वनि कहलाता है, जैसे क ख छ छ ट ठ त थ प फ। ठीक है, उसके बाद देखिए ग ज और ध, ये सब घोष व्यंजन है। ठीक है, ग ज और घ। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कहता है नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका सी ऑप्शन, यानी संबोधन कारक। हे नारायण बचाओ, इसमें संबोधन कारक है। तो देखिए कहता पेड़ पर बंदर बैठा है, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। पेड़ पर बंदर बैठा है, इसमें अधिकरण कारक है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, इस वाक्य में अपादान कारक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 नंबर है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 24 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी लखपति। ठीक है, तो लखपति जो है ये सही वर्तनी वाला शब्द है। 25 है कि किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? 25 का होगा बी ऑप्शन, यानी अक्लमंदी। तो देखिए अक्लमंदी में अ उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, अद्वितीय अज्ञान में उपसर्ग है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होता है। नेक्स्ट कहता कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती है। 26 का ए ध्वनि।
तो यहाँ पे देखिए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो है ध्वनि कहलाती है। सबसे छोटी ध्वनि मूल ध्वनि होती है। मूल ध्वनि जो है अखंड होती है, ठीक है। मूल ध्वनि भाषा की इकाई होती हैं। ध्वनि के मेल से अक्षर बनते हैं। नेक्स्ट है जो व्यंजन अल्परान नहीं है उसे अलग कीजिए। तो 27 का हो जाएगा ए ऑप्शन ख। तो देखिए यहाँ पे जो है विकल्पों में जो व्यंजन अल्पप्राण नहीं है वह वर्ण ख है। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय एवं पंचम व्यंजन कहलाते हैं। शब्दों के अक्षरों पर बल देने को बलाघात कहते हैं। दो शब्दों के बीच थोड़े से मौन को संगम कहते हैं। शब्दों में अक्षरों को तान कर भाव प्रकट करना अनुतान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कथा निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। 28 का होगा बी कमल। तो देखिए यहाँ पे कमल जो है रूढ़ है। रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार हैं। पहला है रूढ़, ठीक है। दूसरा है यौगिक, क्या है यौगिक। और तीसरा है आपको योग रूढ़, क्या है योग रूढ़। तो याद रखना है रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। जिन शब्दों के खंड निरर्थक होते हैं उन्हें रूढ़ कहते हैं, जैसे रात, ठीक है। और रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्द को यौगिक शब्द का जो कहते हैं, जैसे राजपुत्र, राज प्लस पुत्र। विशेष अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पंकज। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कहता कि हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द है। हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द है बी ऑप्शन। तो देखिए हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द अरबी भाषा का शब्द है। वकील शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा में अरबी शब्दों का उदाहरण है अफसोस, आबदार, आबरू, आतिशबाजी, आराम, आमदनी, आबर, आबरा, आफत, आवाज़, आईना, कमीना, कुश्ती, किशमिश, कमरबंद, किनारा, खामोश, खुश, खुराक, खूब, गर्द, गज, ठीक है। गुम, चश्मा, जागीर, दीवार, देहात, ताज़ा, बीमार, बेरहम, मादा, ठीक है। माशा, लगाम, शादी, सितारा, हफ्ता। 30 नंबर देखिए 30 नंबर है कि आल्पिन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। 30 का होगा बी पुर्तगाली। तो आल्पिन और अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा में पुर्तगाली शब्दों का उदाहरण अचार, चाबी, पपीता, बाल्टी, गमला, बस्ता, बटन, तिजोरी, तौलिया, फीता, तंबाकू। डच भाषा के शब्दों का उदाहरण है ड्रिल, त्रू, ठीक है, बम, चिड़िया। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर